मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दृष्टिकोण लाइव क्लास आपको उपलब्ध करा रहा है उत्तर प्रदेश री एग्जाम पुलिस के लिए। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए लाइव क्लासें और कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो आइए आज का जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में हम जानते हैं। और उसके पहले कुछ जैसे आज का चैप्टर अक्षांश देशांतर रेखा के बारे में हमें जानना है। और उसके पहले हम अपनी टीम के बारे में आपसे परिचय कराते हैं आपको कि 2 बजे से जो क्लास है आपकी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास मिस्टर अहमद सर द्वारा, और इसी प्रकार से 3 बजे से आपकी जो लाइव क्लास होती है वो जीके की क्लास है। और जीके की क्लास इस समय हम उपलब्ध करा रहे हैं आपको जियोग्राफी। और 4 बजे लाइव क्लास आपकी चलती है मिस्टर आदिल सर द्वारा। और 5 बजे जो आपकी क्लास है वो हिंदी की है, मिस्टर राकेश सर द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ये है हमारी टीम, आपको एक बेहतर कंटेंट के साथ और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो आइए हम चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कल हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जाने और पृथ्वी की गतियां हमें जानना था। तो पृथ्वी की गतियों को जानने से पहले हमें अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी था, और इसलिए सबसे पहले हम आज अध्ययन करते हैं अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, कैसे हैं, पृथ्वी पर किस क्षेत्र में ये खींची गई हैं, इनकी संख्या क्या है, इससे संबंधित हमेशा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अक्षांश रेखा आपका लैटिट्यूड लाइन जो आपकी है, तो सबसे पहले हम जानेंगे अक्षांश रेखा के बारे में। तो आइए देखते हैं अक्षांश रेखा। तो जो हमारी पृथ्वी है, सबसे पहले ये आपका हमारी ये पृथ्वी, एक आपको चित्र आपको दिख रहा होगा। तो इस पृथ्वी पर ये कुछ रेखाएं भी यहाँ पर बनी हुई हैं, पृथ्वी पर कुछ रेखाएं भी खींची गई हैं। और अक्षांश रेखा पृथ्वी पर कोई वास्तविक रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अक्षांश रेखा क्या है। ये एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर या हम कह दें मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व खींची गई है। ये दिशा आपकी हो गई पूर्व और ये दिशा आपकी हो गई पश्चिम, ये दिशा आपकी हो गई उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना है कि पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा। यहाँ पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व, यानी अगर हम पश्चिम से पूर्व कहें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो ये जो अक्षांश रेखा है पश्चिम से पूर्व खींची गई ग्लोब पर काल्पनिक रेखा को ही हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये उत्तर और दक्षिण, इस पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण के बीच दूरी को क्या करती है? बताती है। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया कि अक्षांश रेखा एक क्या है? काल्पनिक रेखा है। ये जानते रहिएगा, ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। और ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची गई है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची गई है। दूसरा हमें ये जानना है खींची गई है। अगला हमें ये जानना है कि ये उत्तर और दक्षिण के बीच दूरी, उत्तर से यहाँ पर आपको समझना है कि ये उत्तर है ये दक्षिण है, इनके बीच की दूरी हमें ये बताती हैं अक्षांश रेखाएं। तो आगे हमें दूसरा बिंदु महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है? अक्षांश रेखाएं पृथ्वी यानी धरातल की कोणीय दूरी को बताती हैं। तो दूसरा ये है कि अक्षांश रेखाओं द्वारा हमें क्या पता चलता है? तो अक्षांश रेखा किसी स्थान की कोणीय दूरी होती हैं। किसी स्थान की क्या होती हैं? कोणीय दूरी होती हैं। ये हो गया, कोणीय दूरी होती हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया कोणीय दूरी, यानी ये दूरी हमें बताती हैं।
आगे हमें ये जानना है कि अक्षांश कितने हैं। मान लीजिए ग्लोब है, इस ग्लोब पर कितने अक्षांश आपके बने हुए हैं। तो इसे जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि अक्षांश रेखाएं की संख्या क्या है। जैसे ये एक आपको दिया गया है कि ये 0 अक्षांश है, ये आपका क्या है 0 अक्षांश है, और इसी 0 अक्षांश को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो आगे यहाँ पर हमें इसके नाम हो गए 0 अक्षांश है, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और इसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ये ग्लोब पर बीचों बीच खींची गई है, ये आपका बना हुआ है। ये ग्लोब पर किस प्रकार से खींची गई है, ये ग्लोब पर बीचों बीच खींची गई एक क्या है, रेखा है। ये बीचों बीच आपकी खींची गई एक रेखा है जो संपूर्ण ग्लोब को दो बराबर भागों में, दो भागों में क्या करती है, बांटती है। इस 0 अक्षांश से, 0 अक्षांश से जैसे दो बराबर भागों में ये बांटती है। 0 अक्षांश से 90 अक्षांश उत्तर और 0 अक्षांश से 90 अक्षांश दक्षिण। 0 अक्षांश से 1 2 3 इस तरह से हम कह के कितना 90 अक्षांश तक उत्तर और 90 अक्षांश दक्षिण, और 90 दक्षिण और 90 उत्तर एक बिंदु के रूप में हो जाता है। किसके रूप में होता है, एक बिंदु के रूप में हो जाता है। यहाँ पर हमें ये जानना है कि एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछता है कि कितने अक्षांश हैं। जब अक्षांश की बात आती है कि अक्षांश कितने हैं, तो एक आपका हो गया 90 और 90 आपका कितना हो गया 180 अंश अक्षांश। तो 90 अंश और 90 अंश को लेकर कितना हो गया 180 अंश अक्षांश। लेकिन यहाँ पर अगला एक प्रश्न बनता है कि अक्षांश, ये कुल अक्षांश हो गया, और लेकिन जब कुल अक्षांश रेखा की बात किया जाए, कुल अक्षांश, तो कुल अक्षांश रेखा की बात किया जाए तो अक्षांश रेखा जो आपकी हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है 179। यहाँ पर ये चीज़ हमें समझना है कि ये कैसे हो गया, आपको ये जानना है। जैसे 90 90 कितना होता है 180 होता है, और यहाँ पर 0 से 90 और 0 से 90 अंश अक्षांश दक्षिण, तो 90 90 कितना हो गया 180। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि 90 अंश उत्तरी अक्षांश और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश एक बिंदु के रूप में है, एक बिंदु के रूप में है, और एक बिंदु के रूप में होने के कारण 180 में 2 आपके जब जाएंगे तो हो जाएगा 178। ये कितना हो गया 178, और 178 में 0 अंश पर भी एक रेखा आपकी क्या है, खींची गई है, और जब इसको जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो गया 179। तो यही संख्या आपकी अक्षांश रेखा की है, क्योंकि एक बिंदु पर रेखा का निर्माण नहीं होता। जैसे आपके पास एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तभी हम दोनों को मिलाते हैं तो एक रेखा का क्या होता है, निर्माण होता है। एक रेखा का निर्माण कब होता है, जब आपके पास 2 बिंदु होते हैं इसी आधार पर। तो अक्षांश रेखा अगर पूछ रहा है तो यहाँ पर 179 हो जाएगा, लेकिन कुल अक्षांश पूछ रहा है तो 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये है अक्षांश रेखा की संख्या। जैसे एक अक्षांश रेखा और एक कुल अक्षांश, यानी पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश माने गए, तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश आपके हो गए 180, लेकिन अक्षांश रेखा पूछता है तो 179। 179 कैसे होगा, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब यहाँ पर जैसे कुछ विद्वानों के आधार पर, जब ये इस तरह से प्रश्न अभी आया नहीं, जो भी प्रश्न आपका आया है यही पूछा गया है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं और कुल अक्षांश कितने होते हैं। लेकिन कुछ आपके किताबों में ऐसा भी मिल जाएगा कि जैसे कि 0 अंश को यदि ले लिया जाए तो 0 अंश को भी जोड़ दिया जाए तो कुल अक्षांश की संख्या कितनी होगी। तो अगर 0 अंश को जोड़ते हैं तो 181, ऐसा कुछ किताबों में जैसे डी.आर. खुल्लर वगैरह में ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो आगे यहाँ पर लेकिन जो प्रश्न आपके आते हैं कि 90 90 180 और अक्षांश रेखा कितनी हो गई 179। अगला इसे इसलिए बताया जा रहा है कि एक प्रश्न आपका इस तरह से पूछता है कि
अक्षांश रेखाएं, जैसे हमने जाना कि पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा है। अगला हमने ये जाना कि अक्षांश रेखा किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है, यानी हम एक देश से दूसरे देश के बीच की दूरी का भी पता हम किससे लगाते हैं, अक्षांश रेखाओं से ही लगाते हैं। अगला यह कि अक्षांश रेखाएं एक वृत्त का निर्माण करती हैं। तो अक्षांश रेखा क्या करती हैं, एक वृत्त का निर्माण करती हैं, वृत्त का निर्माण करती हैं, वृत्त का निर्माण करती हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछता है कि अक्षांशी वृत्त कितने हैं, तो अक्षांशी वृत्त भी कितने हो जाएंगे, 179 ही होंगे, क्योंकि एक बिंदु पर वृत्त का निर्माण नहीं होता। जब तक कि एक रेखा नहीं बनती तब तक हम उस पर वृत्त का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि अक्षांशी वृत्त पूछे या आपसे अक्षांश रेखा आपसे पूछ ले, तो अक्षांश रेखा या अक्षांशी वृत्त की संख्या 179 है, और कुल अक्षांश अगर आपसे पूछ रहा है तो 180 है। और जब 0 डिग्री को भी जोड़कर इस तरह से प्रश्न बने तब अलग की बात है, आपको ये बताया गया। आगे हम देखते हैं अक्षांश रेखा से हमें क्या क्या पता चलता है। जैसे यहाँ पर अक्षांश रेखाएं दूरी का निर्धारण करती हैं। अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं, अक्षांश रेखाएं दूरी का निर्धारण करती हैं, दूरी का निर्धारण करती हैं। अगला है अक्षांश रेखाएं जलवायु का भी क्या करती हैं, जलवायु का निर्धारण करती हैं, जलवायु का निर्धारण करती हैं। इन्हीं अक्षांश रेखाओं द्वारा हम जलवायु का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, जलवायु का निर्धारण करते हैं। ये किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है, जलवायु का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो जलवायु भी निर्धारित किससे होता है, अक्षांश रेखाओं से ही होता है। अब यहाँ पर एक आपको इस अलग से समझाया जा रहा है। जैसे ये आपका उत्तरी है और ये आपका क्या है, दक्षिणी है। आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी ये आपका हो गया ध्रुव और ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये आपका पूर्व हो गया और ये आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया। पूर्व और पश्चिम बीचों बीच जो आपकी रेखा खींची गई इसे हम शून्य अंश अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य अंश अक्षांश कहते हैं। इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि जो पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का आकार जियाड है। पृथ्वी का आकार किस प्रकार से है, आकार जो आपका है आकार जियाड है। आकार पृथ्वी का किस प्रकार है, जियाड, या हम कहते हैं लगभग पृथ्वी हमारी क्या है, लगभग अंडाकार है, अंडाकार है। और इसकी स्थिति ये है कि ध्रुवों पर थोड़ा सा दबी हुई है, ध्रुवों पर दबी है, और विषुवत रेखी क्षेत्र में थोड़ा सा ये उठी हुई है। ध्रुवों पर दबी है और विषुवत रेखी क्षेत्र में थोड़ा सा क्या है, उठी हुई है। इस प्रकार से जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आगे बढ़ते हैं, विषुवत रेखा से किधर बढ़ रहे हैं, ध्रुव की ओर आगे बढ़ते हैं, तो अक्षांश रेखा की लंबाई, जैसा कि आप चित्र में आप देख रहे होंगे कि अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो क्या होती है, कम होती है। आजकल ये प्रश्न आपका पूछ रहा है कि जब हम विषुवत रेखा से किधर पहुंच रहे हैं, ध्रुव की ओर जाते हैं, तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, कम होती है, किंतु अक्षांशी मान क्या होता है, बढ़ता है। देखिए यहाँ पर शून्य अंश है और यहाँ पर आपका क्या है, 90 अंश है। आजकल ये प्रश्न आपसे बन रहे हैं, तो शून्य अंश 1 2 3 करके हम कहाँ पहुँचते हैं, 90 अंश अक्षांश तक, जबकि 90 अंश दोनों 90 अंश उत्तरी और दक्षिणी जो है एक बिंदु के रूप में है। लेकिन जब हम शून्य अंश से किधर बढ़ते हैं, ध्रुव यानी
ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं या विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांशी मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके हम कहाँ तक पहुँचते हैं, 90 अंश अक्षांश तक। और लेकिन यहाँ पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है, कम होती है। लंबाई क्या होती है, कम होती है। और इस ग्लोब पर सबसे बड़ा जो वृत्त आपका बनता है वो बनता है विषुवत वृत्त। कौन सा बनता है, विषुवत वृत्त सबसे बड़ा वृत्त बनता है, क्योंकि विषुवत रेखा सबसे लंबी रेखा है। यही रेखा आपकी क्या है, विषुवत वृत्त सबसे क्या आपका बनता है, बड़ा वृत्त बनता है। और यही रेखा सबसे लंबी रेखा है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा आपकी क्या है, विषुवत रेखा सबसे लंबी रेखा है। सबसे लंबी क्या है, रेखा है। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि विषुवत रेखा सबसे लंबी रेखा है, इसलिए सबसे बड़ा वृत्त आपका कौन सा बना, तो सबसे बड़ा वृत्त आपका बना, सबसे बड़ा वृत्त आपका बना विषुवत वृत्त। 5 बड़े वृत्त बनते हैं जिसमें सबसे बड़ा आपका कौन सा हो गया, विषुवत वृत्त। और विषुवत वृत्त कितने अक्षांश पर अगर है, अगर विषुवत रेखा, तो ये हम कह देंगे कि 0 अक्षांश पर है। इस तरह से भी आपका प्रश्न आपका बनता है कि विषुवत रेखा सबसे लंबी क्या है, रेखा है। अब विषुवत वृत्त ही इस ग्लोब पर सबसे बड़ा क्या है, वृत्त है। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक आपका 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मान लीजिए एक आपका उच्च अक्षांश होता है, एक आपका मध्य अक्षांश होता है और एक आपका क्या होता है, निम्न अक्षांश होता है। तो इसकी व्याख्या, इस पर भी प्रश्न बन चुके हैं। अब जैसे कि आपको बताया गया, चाहे आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे एक यानी यूपी यानी पुलिस का आप एग्जाम दे रहे हो या कोई वनडे एग्जाम हो, कहीं से अगर इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं तो निश्चित है आपको उन प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना चाहिए। और साथ ही साथ जितना हो संभव हो सके उसके आसपास की चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलती है। यहाँ पर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये प्रश्न आपके बने हैं कि विषुवत रेखा सबसे लंबी रेखा है जो 0 अक्षांश पर स्थित है। तो 0 से 30 अंश अक्षांश को निम्न अक्षांश कहते हैं। 0 से 30 अंश अक्षांश को हम क्या कहते हैं, निम्न अक्षांश कहते हैं। अगला है जब हम 30 अंश आगे जब हम बढ़ते हैं, 30 अंश अक्षांश से 60 अंश अक्षांश को हम क्या कहते हैं, मध्य अक्षांश कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मध्य अक्षांश कहा जाता है। और इसी प्रकार से जब हम 60 अंश से 90 अंश अक्षांश को हम क्या कहते हैं, उच्च अक्षांश कहते हैं, उच्च अक्षांश कहते हैं। ये चीज़ें अभी आपको बताया गया कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दोनों गोलार्ध में रेखा की लंबाई क्या होती है, रेखा की लंबाई कम होती जाती है। तो यही आपका दिखाया गया कि 0 से 30 अंश को हम क्या कहेंगे, निम्न अक्षांश। 30 से 60 अंश अक्षांश को हम क्या कहते हैं, मध्य अक्षांश। 80 से 60 से 90 अंश अक्षांश को हम क्या कहते हैं, उच्च अक्षांश कहते हैं। और ध्रुवों पर पहुंचकर ये एक बिंदु के रूप में क्या होती हैं, सिमट जाती हैं। यहाँ से जो प्रश्न आपका पूछा गया है कि ये जो 60 अंश अक्षांश है, अगला ये जो प्रश्न है आपका कि जो 60 अंश अक्षांश है, तो 60 अंश अक्षांश जो आपका है, ये 60 अंश अक्षांश, 60 अंश अक्षांश विषुवत रेखा, विषुवत रेखा की लगभग क्या है, विषुवत रेखा की लगभग आधा है। ये लगभग क्या है, 1/2 है। 1/2 का मतलब कि 60 अंश अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की लंबाई की, विषुवत रेखा की लंबाई की कितना है, ये 1/2 है। और जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि 80 अंश अक्षांश विषुवत रेखा से कितना है, तो 80 अंश अक्षांश विषुवत रेखा की लंबाई का 1/6 है। विषुवत रेखा की लंबाई का, विषुवत रेखा की लंबाई का कितना है, 1/6
लंबाई का 1/6 भाग है। तो यानी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शून्य अंश अक्षांश सबसे लंबी क्या है, रेखा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होती है, कम होती है, लेकिन अक्षांशी मान आपके क्या होते हैं, बढ़ते हैं। उसी को इस तरह हमने आपको समझाया। तो ये हो गया अक्षांश रेखा। आगे हम देखते हैं कि जैसे आपकी दो अक्षांश रेखा है, एक आपकी ये शून्य अंश है और दूसरी हम यहाँ पर बना लिए और इसे हम मान लिए एक अंश अक्षांश। तो शून्य अंश और एक अंश अक्षांश के बीच जो आपकी दूरी है 111.13 किलोमीटर होती है। इसे हम क्या कहते हैं कि दो अक्षांश रेखा की बीच की दूरी कितने किलोमीटर है, 111.13 किलोमीटर है। तो दो अक्षांश के बीच की दूरी जिसे हम जोन नाम से कहते हैं, जोन और फाई द्वारा इसे हम इंगित करते हैं। और ये है आपका 111.13 किलोमीटर है। यह कई बार आपसे पूछा गया है कि दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितना है। तो दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर है, जिसे जोन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। अब आगे देखते हैं अक्षांश रेखा पर। अगला ये है कि मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब पर ये आपकी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। और इन अक्षांश रेखाओं में एक आपका ये हो गया अक्षांश रेखा, एक आपकी ये हो गई अक्षांश रेखा। और जैसे वृत्त की बात किया जाए तो एक आपकी अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा हो गई आपकी, और एक यहाँ से आपका प्रश्न लगातार भी बनते हैं कि ये हो गया आपका शून्य अंश अक्षांश, ये हो गया आपका 23.5 अंश अक्षांश, और ये भी आपका क्या हो गया 23.5 अंश अक्षांश, 23.5। तो शून्य अंश से 23.5 अंश अक्षांश ये उत्तर, और शून्य से 23.5 अंश अक्षांश दक्षिण। तो 23.5 अंश अक्षांश उत्तर यानी नॉर्थ, और 23.5 अंश अक्षांश दक्षिण यानी साउथ को हम क्या कहेंगे, साउथ को हम मकर रेखा कहते हैं। साउथ को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अब यहाँ से भी आपके प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि जैसे 23.5 अंश, कभी कभी ये भी आपको विकल्प दिया है रहता है कि कर्क रेखा, तो वहाँ पर आपको ये नहीं दिया रहता कि 23.5 अंश, तो 23.5 अंश नॉर्थ, 23.5 अंश साउथ। तो इस तरह से भी सामान्य प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो हमेशा आप जानते रहिए कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कहते हैं, ये 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में खींची गई एक क्या है, रेखा है। और मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई एक रेखा है। अब गोलार्ध की बात करें तो जो शून्य अंश अक्षांश है ये पृथ्वी को दो भागों में अब क्या कर दे रही, बांटती है। एक को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध आपका कहाँ से कहाँ तक है, शून्य अंश से दक्षिणी ध्रुव, शून्य अंश अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव यानी 90 अंश अक्षांश के बीच को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। और शून्य अंश से 90 अंश अक्षांश या उत्तरी ध्रुव तक को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब हो गया साउथ हेमिस्फीयर। तो इस प्रकार से हमें ये जानना है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को हम जान गए। और उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के साथ साथ ये सब रेखाएं कौन से निर्धारण कर रही हैं, अक्षांश रेखा। इन गोलार्धों का भी निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है, अक्षांश रेखाओं के द्वारा हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर अगला जो आपका है कि ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये आपका क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश पर कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। और
और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 पर कौन सी रेखा? मकर रेखा। और उत्तरी गोलार्ध पर 23.5 पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। समझ रहे होंगे, ये आपका है। आगे हम यहाँ पर जानते हैं कि इसी प्रकार से 66.5 अंश नॉर्थ और 66.5 अंश साउथ, 66.5 अंश साउथ, ये आपका क्या कहलाएगा? तो 66.5 अंश जो आपका है, 66.5 अंश देख लेते हैं इसको। 66.5 अंश जो आपका नॉर्थ है, इसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, वृत्त के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जब आपका 66.5 अंश साउथ होगा, 66.5 अंश साउथ आपका होगा, साउथ होगा, तो इसे हम 66.5 अंश जब साउथ होगा तो इसे हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अंटार्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त कौन है, कितने अक्षांश पर है, नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से 5 बृहद वृत्त आप हुए, 5 बृहद वृत्त का निर्धारण किया गया, जिसमें सबसे बड़ा वृत्त आपका कौन सा है? अभी आपको बताया गया कि सबसे बड़ा वृत्त आपका बनेगा विषुवत वृत्त। सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त है। ये हो गया आपका। तो 5 बड़े वृत्त हो गए। और यही आर्कटिक वृत्त है जो आपका कनाडा, आर्कटिक वृत्त जो 66.5 है, ये आपका कहाँ से? कनाडा से होकर गुजरता है। कनाडा में ग्रेट बियर ऑफ की झील है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को हमें और जानना है। यदि हम वनडे एग्जाम में हैं तो यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। जैसे आपकी एक विषुवत रेखा है, एक कर्क रेखा है, एक मकर रेखा है। समझ रहे हैं भाई? एक विषुवत, एक कर्क और एक मकर रेखा। तो कभी कभी ये पूछता है कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित हैं? तो आपको ये जानना है कि विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित हैं? तो विषुवत रेखा पर विश्व के 13 देश स्थित हैं। विश्व के कितने देश स्थित हैं? 13 देश स्थित हैं। ये क्लियर हुआ होगा कि विषुवत रेखा पर विश्व के कितने देश स्थित हैं? विषुवत रेखा पर विश्व के 13 देश स्थित हैं, जिसमें दक्षिण अमेरिका के आपके 3 देश हो गए, एशिया के आपके 3 देश हो गए, बाकी आपके देश कहाँ के हैं? अफ्रीका महाद्वीप के हैं। जैसे आपको बता दिया जाए, ये एशिया के कितने हैं? एशिया महाद्वीप के 3, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के आपके 3, और बाकी जो आपके बच्चे 6 में 7, 6 13, 7 आपके कहाँ के हैं? अफ्रीका महाद्वीप के। ये स्थिति है। कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछता है कि विषुवत रेखा पर विश्व के कितने देश स्थित हैं? तो विषुवत रेखा पर विश्व के 13 देश स्थित हैं। ये आपको यहाँ पर जानना है। आगे देखते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि विषुवत रेखा जब हम जान लिए तो हमें जान लेना चाहिए कि कर्क रेखा पर भी कितने देश हैं। जो 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर विश्व के 17 देश स्थित हैं। विश्व के 17 देश क्या हैं? स्थित हैं। स्वतंत्र देशों की संख्या कितनी है? 17 देश स्थित हैं। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा की अगर बात की जाए तो मकर रेखा पर विश्व के कितने देश स्थित हैं? तो मकर रेखा पर विश्व के 11 देश स्थित हैं। 11 देश क्या हैं? स्थित हैं।
ये हो गया आपका देशों की स्थितियां। और ये आपके जैसे अभी हमने बताया कि 66.5 अंश कनाडा, और ये आपका ये 66.5 जो निर्धारण यानी ये 5 बृहद वृत्त जो बनाए गए ये क्या हमें बताते हैं। जैसे आपका ये हो गया 0 अंश से 23.5 अंश उत्तर, और दक्षिण को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय। ये जलवायु का निर्धारण कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश। 23.5 से आपके 66.5 अंश ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहलाते हैं। 66.5 से 90 अंश हमेशा की स्थिति में ये क्या होता है, शीत कटिबंधीय प्रदेश ही कहलाता है। तो ये इस प्रकार से ये 5 बृहद वृत्त यहाँ पर क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। बाकी 66.5 से भी बड़ी रेखा, छोटी रेखाएं हैं, लेकिन ये जलवायु का क्या कर रही हैं, निर्धारण। जैसे एक आपका अपना दोनों गोलार्ध की स्थिति यही है कि 0 से 23.5 अंश उत्तरी मकर रेखा जो आपका है, 23.5 अंश उत्तरी कर्क रेखा ये उष्ण कटिबंधीय, 23.5 अंश से 66.5 अंश को शीतोष्ण कटिबंधीय, और 66.5 से 90 अंश अक्षांश को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। और ये स्थितियां दोनों गोलार्ध में होती हैं, इसलिए 5 ही बृहद वृत्त का निर्माण ये बताया गया। और जो किस आधार पर है, जलवायु के आधार पर। एक को हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, दूसरे को शीतोष्ण कटिबंधीय, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। तो ये हो गया आपका अक्षांश रेखाएं। जैसे आपको बताया गया अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा क्या करती हैं, जलवायु का निर्धारण करती हैं। अक्षांश रेखाएं एक देश से दूसरे देश के बीच दूरी का भी क्या करती हैं, निर्धारण करती हैं। अक्षांश रेखाएं किसी स्थान की कोणीय क्या होती हैं, दूरी होती हैं। 5 बड़े वृत्त यहाँ पर बनाए गए, और जैसे विषुवत वृत्त सबसे बड़ा, और उसके बाद कर्क वृत्त, मकर वृत्त, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। कर्क रेखा पर कितने देश हैं, मकर रेखा पर कितने देश हैं, विषुवत रेखा पर कितने देश हैं। विषुवत रेखा ही 2 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। एक को उत्तरी गोलार्ध, दूसरे को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। 0 अंश से 90 अंश अक्षांश उत्तर को उत्तरी गोलार्ध, 0 अंश से 90 अंश अक्षांश को हम क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। 90 अंश अक्षांश और 2 ध्रुव, एक उत्तरी और एक आपका क्या है, दक्षिणी। कुल अक्षांश रेखा अगर पूछता है 179 है, और यदि कुल अक्षांश पूछ लिया जाए तो 180 है। तो इस प्रकार से आपको बताया गया। लेकिन जब ये 0 को भी जोड़ दिया जाए तो 181 हम कह सकते हैं, जबकि ज़्यादातर प्रश्न आपका यही पूछता है कि कुल अक्षांश कितने हैं और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो ये हो गया अक्षांश के बारे में। और आइए इससे संबंधित जो तथ्य वो भी हमने आपको बताया। आगे देखते हैं अगला है आपका देशांतर। देशांतर को भी हम जान लेते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या है। जैसे आपके सामने एक चित्र बना है और इसमें बताया गया है कि ये आपका अभी आप समझ ही गए, ये उत्तर है, ये आपका क्या है, दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, और ये आपका क्या है, पश्चिम है। तो इस ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। यहाँ पर हमें ये भी एक क्या है, सबसे पहले यही जानना है, ये काल्पनिक रेखा है। देशांतर रेखाएं भी एक क्या है, काल्पनिक रेखा है, जो ग्लोब पर या मानचित्र पर क्या की गई हैं, उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा है, जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची गई हैं, उत्तर से दक्षिण क्या की गई हैं, खींची गई हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण खींची गई हैं। अगला है प्रत्येक देश से आप यहाँ देख रहे हैं कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। देशांतर रेखा किसका निर्माण करती हैं, देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं,
अब इनके बीच की दूरी, जैसे वहां पर हमने देखा कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समानांतर ये रेखा खींची गई थी, दूरी आपकी 111.13 किलोमीटर, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपकी घटती बढ़ती है, क्योंकि एक देशांतर रेखा देखिए उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिलती है। तो इस आधार पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी जो आपकी होती है ये क्या होती है, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, और विषुवत रेखा पर इसकी दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। तो ये आपको जानना है कि 111.32 किलोमीटर देशांतर रेखा की विषुवत रेखा पर स्थित दूरी है। देशांतर रेखा के बीच की दूरी, देशांतर रेखा के बीच की क्या है, दूरी, और ये दूरी आपकी कहाँ पर है, विषुवत रेखा पर है, विषुवत रेखा पर है। एक प्रश्न आपका यहाँ से कभी निकल सकता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक कहाँ होती है। जैसे अभी आप अगर समझे हो तो ये हमारी आपकी क्या हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई, समझ रहे हैं ना, ये विषुवत रेखा, शून्यांश अक्षांश या विषुवत रेखा। तो सर्वाधिक इन रेखाओं के बीच दूरी कहाँ दिख रही है, एक देशांतर ये, एक देशांतर ये, इन दोनों के बीच दूरी सर्वाधिक कहाँ दिख रही, विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पर सर्वाधिक होती है और 111.32 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है, वो भी कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। बाकी ये सभी रेखाएं ध्रुवों पर जाकर के क्या होती हैं, मिलती हैं। अगला है कि देशांतर रेखा करता है, जैसे आपको बताया गया अक्षांश रेखा जलवायु दूरी का, इसी प्रकार से देशांतर रेखा समय का निर्धारण करती हैं। देशांतर रेखाएं किसका, समय का निर्धारण करती हैं। देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं, निर्धारण करती हैं। यहाँ पर आपके कई प्रश्न भी बनते हैं कि जैसे आपका है ये कुल देशांतर जैसे आपके हैं, तो कुल देशांतर हैं 360, कुल देशांतर कितने हैं, कुल देशांतर हैं 360 अंश देशांतर, और 360 अंश देशांतर को पृथ्वी यानी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। यहाँ कहने का मतलब ये है, जैसे आपको है कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 देशांतर घूम जाती है, ऐसे आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर ये लट्टू की भांति इस प्रकार चक्कर पूरा करती है। और मान लीजिए सूर्य चमक रहा है तो एक देशांतर पर सूर्य की किरणें दूसरे, और इस प्रकार से 360 देशांतर सूर्य के सामने से होकर गुजरते हैं, और उस गुजरने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का क्या लगता है, समय लगता है, लगभग 24 घंटे। और इसलिए एक अंश देशांतर बराबर कितना होता है, एक अंश देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। कितने मिनट के, 4 मिनट के होता है। और इस पर आपका एक आज सवाल आता है, तो सवाल आप यदि अगर आपको ये पता है कि एक अंश देशांतर बराबर कितने मिनट के होते हैं, 4 मिनट, 360 अंश देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। तो कोई भी सवाल आपसे इस पे पूछा जाएगा आप कर लेंगे आसानी से, जैसे कि दो देशांतरों का अंतर निकाल लेंगे और अंतर से कितने घंटे का अंतर है तो समय से वही गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा। जैसे आपका है कि मान लीजिए एक आपका देश, ये एक भाग आपका 20 अंश देशांतर पर है और एक आपका 40 अंश, दोनों का अंतर कितना आया, 20 अंश, और एक अंश देशांतर बराबर 4, तो 20 बराबर कितना हुआ, 20 चौक 80, और 80 आपका हो गया मिनट, तो ये 1 घंटा आपका 20 मिनट हो गया, 1 घंटे 20 मिनट का समय का क्या होगा, अंतर आएगा। तो इस प्रकार से जो सवाल आपके आएंगे आप इस आधार पर कर सकते हैं। अगला ये है कि देशांतर रेखाएं, जैसे ये क्या है, शून्य अंश एक आपका जो देशांतर है जो ये बीचों बीच आपका खींचा गया है, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। शून्य अंश देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा, ये शून्य अंश देशांतर ये पूरे ग्लोब को 2 भाग में बांट दे रहा है। शून्य अंश से पूर्व वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं, और शून्य अंश से पश्चिम वाले भाग को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कह सकते हैं।
तो शून्य अंश देशांतर जिसका निर्धारण 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में किया गया था। वाशिंगटन डीसी में किया गया था और ये रेखा लंदन के ग्रीनविच चैनल से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं अगले। चलिए, तो शून्य अंश जो आपका देशांतर है ये आपका मान लीजिए ग्लोब है और इस ग्लोब पर ये आपकी शून्य अंश देशांतर रेखा, ये उत्तर और ये आपका क्या हो गया दक्षिण, ये आपका हो गया पश्चिम और ये हो गया आपका पूर्व। ये हो गया शून्य अंश देशांतर। और शून्य अंश देशांतर लंदन के ग्रीनविच चैनल से होकर क्या होती है गुजरती है। शून्य अंश देशांतर लंदन के कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच चैनल से होकर गुजरती है। ग्रीनविच चैनल, और इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। शून्य देशांतर को किस नाम से जानते हैं? ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई, नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका, जाना जाता है किस नाम से? ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। इस शून्य देशांतर पर कितने देश हैं? ये भी आपके एक प्रश्न यहाँ भी बनता है कि शून्य अंश देशांतर पर सागरीय क्षेत्र में स्थित देशों को ले लिया जाए तो यहाँ पर 10 देश स्थित हैं। कितने देश हैं? 10 देश स्थित हैं। शून्य देशांतर पर 10 देश स्थित हैं। अगला यहाँ से एक प्रश्न आपका और बनता है कि ये जो शून्य अंश देशांतर है ये किन 2 देशों की राजधानियों से होकर गुजरता है? पहले हम जान लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि शून्य अंश जो देशांतर है ये आपका शून्य अंश देशांतर घाना की राजधानी अक्रा और ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन से होकर गुजरता है। ये हो गया आपका ये शून्य अंश देशांतर, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा जिसे हम कहते हैं, ये 2 देश की राजधानी से होकर गुजरती हैं और इसके पूर्व वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और इसके पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। पृथ्वी पर सूर्योदय किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में होता है। तो पूर्व के जो देशांतर हैं उन पर समय पहले और पश्चिम के देशांतरों पर समय क्या होते हैं? बाद में प्रारंभ होते हैं। तो इस प्रकार से इसके आगे हम बाकी देखेंगे। अगला हमें ये जानना है कि 2 देशांतर रेखा के बीच दूरी जान लिए। 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। किस नाम से संबोधित किया जाता है? गोरे कहा जाता है। ये भी आपका हो गया कि 2 देशांतर के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? गोरे नाम से जानते हैं। और जिसकी विषुवत रेखा पर लंबाई कितना है? 111.32 किलोमीटर है। ये हो गया देशांतर रेखाएं। मुख्य रूप से ये समय का क्या करती हैं? निर्धारण करती हैं और इसी आधार पर देशांतर रेखा के आधार पर ही हम एक देश से दूसरे देश की क्या करते हैं? यात्रा या मानक रेखा का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। मानक रेखा का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर अक्षांश और देशांतर से संबंधित जो तथ्य थे आपको बताए गए। अगला यहाँ पर हमें ये जानना है कि ये शून्य अंश अक्षांश है और ये शून्य अंश क्या है? देशांतर है। एक प्रश्न आजकल ये आपका बना है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, शून्य अंश अक्षांश
जैसे देखिए ये आपका शून्यांश अक्षांश, ये शून्यांश देशांतर है और ये शून्यांश अक्षांश है, और ये दोनों एक दूसरे से आपस में कहीं मिल रहे हैं। कहाँ पर? ये देखिए, ये शून्यांश क्या है आपका? देशांतर। ये शून्यांश आपका क्या है? अक्षांश है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेंगी? मिलेंगी, काटेंगी। और वह मिलने वाला स्थान कौन सा होता है? तो शून्यांश देशांतर और शून्यांश अक्षांश अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में, कहाँ पर मिलते हैं? गिनी की खाड़ी में आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। गिनी की खाड़ी में मिलते हैं, और ये अफ्रीका महाद्वीप में है गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी किस महासागर का भाग है? अटलांटिक महासागर का ये क्या है? भाग है। तो देशांतर रेखा जो आपका है उत्तर से दक्षिण खींची गई। कुल कितने देशांतर? 360 देशांतर हैं। 360 देशांतर घूमने में 24 घंटे का समय। देशांतर रेखाएं मुख्य रूप से करती क्या है? समय का निर्धारण करती हैं। देशांतर रेखाओं की बीच दूरी गोरे कहलाती है। इनके बीच की दूरी घटती बढ़ती है। विषुवत रेखा पर इनके बीच दूरी सर्वाधिक होती है। ये समय का क्या करती हैं? निर्धारण करती हैं। ये सब चीजें आपको बताया गया। बाकी जो आपकी चीजें हैं, किसी भी देश के जो मानक समय का निर्धारण होता है, स्टैंडर्ड टाइम जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण और पृथ्वी की गतियों से संबंधित चीजों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।